नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। सामान्य हिंदी यूपी की लगभग हर परीक्षा में पूछा जाने वाला सब्जेक्ट है और यहां से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। जो हिंदी में अच्छा स्कोर करता है, सिलेक्शन के करीब वही पहुंच जाता है। तो इस सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और एक साइड में नहीं छोड़ा जा सकता है। तो इसके पीवाईक्यू प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ये सीरीज आपकी शुरू की जा रही है, सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोग इसको प्यार देंगे और पसंद करेंगे और कमेंट में बताएंगे तो हम इस सीरीज को लगातार कंटिन्यू रखेंगे आपके एग्जाम तक। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। बहुत ही बेहतरीन सीरीज रहने वाली है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाए और परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। रही बात आज के इस सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है जहां पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 कर रहे हैं और पहला प्रश्न है इसका कि शासकीय पत्र में प्रेषक का नाम और पदनाम कहां लिखा जाता है। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक सही है और वो सही उत्तर है आपका ए, बाईं ओर सबसे ऊपर। शासकीय पत्र ऑफिशियल लेटर में सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम, पदनाम और विभाग का नाम लिखा जाता है। इसके ठीक नीचे प्रेषिती यानी कि पाने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि अर्धशासकीय पत्र में संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यह सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, प्रिय या आदरणीय। अर्धशासकीय पत्र व्यक्तिगत स्तर पर अधिकारियों के मध्य लिखे जाते हैं। इनमें प्रिय जैसे प्रिय श्री शर्मा या आदरणीय का प्रयोग होता है, जबकि महोदय शासकीय पत्रों में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है परिपत्र। परिपत्र एक ऐसा पत्र है जो एक साथ अनेक विभागों, अधिकारियों या कर्मचारियों को सूचना देने के लिए भेजा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापक स्तर पर समान सूचना प्रसारित करना होता है। अगला प्रश्न है आपका कि अधिसूचना का प्रकाशन सामान्यतः कहां होता है। तो यह आपका होता है राजपत्र गजट में। अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन सरकारी नियमों, आदेशों, चेतावनियों या नियुक्तियों की सार्वजनिक जानकारी के लिए राजपत्र गजट में प्रकाशित की जाती है। यह राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से जारी मानी जाती है और यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है। तो इसमें लिखा जाता है कार्यालय का नाम। कार्यालय आदेश के प्रारूप में सबसे ऊपर मध्य में कार्यालय का नाम लिखा जाता है, उसके बाद पत्रांक और दाईं ओर दिनांक लिखा जाता है। यूपी आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि अनुस्मारक के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा बताइएगा। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, इसमें पूर्व पत्र का संदर्भ दिया जाता है। अनुस्मारक का या स्मरण पत्र तब लिखा जाता है जब पूर्व में भेजे गए पत्र का उत्तर समय पर प्राप्त ना हुआ हो। इसमें हमेशा पहले भेजे गए पत्र की पत्रांक संख्या व दिनांक का संदर्भ अनिवार्य रूप से दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि शासकीय पत्र के अंत में स्वनिर्देश के रूप में क्या लिखा जाता है। तो यहां पर लिखा जाता है भवदीय। शासकीय पत्रों में स्वनिर्देश के लिए भवदीय शब्द का प्रयोग सबसे नीचे ओर किया जाता है। अर्धशासकीय पत्रों में आपका सद्भावी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रेस विज्ञप्ति किसे भेजी जाती है। तो यह भेजी जाती है समाचार पत्रों के संपादकों को प्रकाशनार्थ। प्रेस विज्ञप्ति सरकार या किसी संस्था द्वारा किसी निर्णय, नीति या घटना की विस्तृत जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों के संपादकों को छापने के लिए भेजी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है मामलों को नियमानुसार निपटाना। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य किसी विचाराधीन पत्र या मामले को नियमानुसार शीघ्र निपटाना होता है। इसमें मामले का सारांश, नियम और सुझाव लिखे जाते हैं जिससे उच्च अधिकारी निर्णय ले सकें। यूपीएसआई 2017 का यह प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि वैयक्तिक पत्रों में अपने से बड़ों के लिए किस अभिवादन का प्रयोग किया जाता है।
तो यहां पर जो अभिवादन है वो है आपका सादर प्रणाम। वैयक्तिक या पारिवारिक पत्रों में अपनों से बड़े, माता पिता, गुरु आदि के लिए सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आदि अभिवादन का प्रयोग किया जाता है। सप्रेम नमस्ते बराबर वालों के लिए प्रयुक्त होता है। यूपी टेट 2018 का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो करिए, क्योंकि बहुत आसान है। ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा, तीनों सा और हा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायुमुख में किसी स्थान पर रगड़ खाकर गर्मी पैदा करती है या उष्मा पैदा करती है, वे ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, तीनों सा और हा। 11 अलावा जो हैं ये आपके अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि छा वर्ण किसके योग से बना है। तो ये आपका किसके योग से बना है। ए ऑप्शन आपका सही है, का और श। छा एक संयुक्त व्यंजन है जो का, हलंत और शा के योग से बना है। हिंदी में 4 मुख्य संयुक्त व्यंजन है। एक तो छा है, का और शा, दूसरा है ता और रा, तीसरा है ज्ञा, ज्या और या, और चौथा है श्र जो सा और रा से मिलकर बनता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का यह प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं और एक वर्ण ऐसा है जो दंत नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन डी या। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना तथा ला और शा का उच्चारण स्थान दांत या दंत है। या का उच्चारण स्थान तालु या तालव्य है, अतः ये दंत नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अंग आह। अंग अनुस्वार होता है और आह विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि ये ना तो पूरी तरह स्वर है और ना ही व्यंजन है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह नाम दिया था। यूपी आरओ 2021 का यह प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, च, ज और या। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ यार अलावा अल्प प्राण होते हैं। तो चा, जा और इया ये 1, 3, 5, अतः यह समूह अल्प प्राण है। अगला प्रश्न है आपका कि सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका उच्चारण स्थान आपका तालव्य है। श का उच्चारण स्थान तालु या तालव्य है, इसको तालव्य शा भी कहते हैं। जबकि शा जो होता है मूर्धन्य होता है और ये वाला सा दंत होता है। ई और ई चा वर्ग और या और शा तालव्य ध्वनियां हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या 4 है। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 है, आ, ई, उ और री। बाकी 7 दीर्घ स्वर होते हैं, तो टोटल संख्या आपकी 11 हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है। तो इनका उच्चारण स्थान आपका कंठ तालव्य है। ए और ए का कंठ और तालु दोनों के सहयोग से उच्चारित होता है। आ और ई मिलकर ए बनाते हैं, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ला किस प्रकार की ध्वनि है। पार्श्विक है, प्रकंपित है, उच्छिप्त है या संघर्षी है। तो सही उत्तर है आपका ए, पार्श्विक। ला एक पार्श्विक व्यंजन है क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ तालु को छूती है और हवा जीभ के बगल यानी कि पार्श्व से निकलती है। रा प्रकंपित या लुंठित व्यंजन है। अगला प्रश्न है आपका कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है अकारांत। जिन शब्दों के अंत में आ स्वर आता है उन्हें अकारांत कहते हैं, जैसे राम, बालक। इसी प्रकार आ आने पर आकारांत, जैसे रमा, और ई आने पर इकारांत कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे अगर संधि की थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा, सत्य धन जन। सज्जन का संधि विच्छेद सत्य धन जन होता है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। नियम त और दा के बाद ज और झा आए तो त और दा का ज्या हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथा आ गया। यथा क्या है, एक अवयव है, तो अवयव का कौन सा है, अवयवी भाव समास है। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार में प्रथम पद अवयव यथा है और यह प्रधान है। जहां पूर्व पद प्रधान और अवयव हो वहां अवयवी भाव समास होता है।
अगला प्रश्न है आपका कि अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अति। अति धन आचार अत्याचार हो जाता है। अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें यण संधि भी है, ठीक है। अति माने बहुत ज्यादा और आचार माने व्यवहार, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि महौर्मी का संधि विच्छेद क्या है? तो महाधन उर्मी, और उर्मी भी यहां पर कई प्रकार के दिए गए हैं, तो उनमें से कौन सा सही वाला उर्मी है आपको पहचानना है, और सही वाला उर्मी आपका बी वाला है। महौर्मी का सही संधि विच्छेद महाधन ऊर्मी होता है। ऊर्मी का अर्थ होता है लहर। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है, जहां पर आ और ऊ मिलकर ओ हो जाते हैं। यूपी आरओ 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि गजानन में कौन सा समास है? तो गजानन में कौन सा समास होगा आपको बताना है। सही उत्तर है आपका बहुब्रीहि, क्योंकि तीसरा अर्थ निकल रहा है। गजानन गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश जी। जहां दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ भगवान गणेश का बोध कराते हैं, वहां बहुब्रीहि समास होता है। यूपीएसआई 2017 का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक, बताइएगा, लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अक। लेखक शब्द लिख धातु में अक प्रत्यय जुड़ने से बना है। लेख धन अक इक्वल टू हो जाता है आपका लेखक। यह कृत्य प्रत्यय का उदाहरण है। कौन सा प्रत्यय का? कृत्य प्रत्यय का। यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो निर्विकार में संधि कौन सी है? तो यहां पर संधि है विसर्ग संधि। निधन विकार निर्विकार हो जाता है। विसर्ग के बाद सघोष वर्ण वा आने के कारण विसर्ग का रा हो गया है, और यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि चौराहा में कौन सा समास है? तो चौह आ गया क्या? चौराहा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा चार राहों का समूह या समाहार होता है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और वह समूह का बोध कराए, तो वहां द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो यहां पर जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो है आपका प्रा। प्रख्यात शब्द प्रा उपसर्ग और ख्यात मूल शब्द से मिलकर बना है। प्रा उपसर्ग का अर्थ अधिक या आगे होता है। अगला प्रश्न है आपका कि घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहां पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अक्कड़। घुमक्कड़ शब्द में घूम धातु में अक्कड़ प्रत्यय लगाकर बना है। इसी प्रकार पियक्कड़, भुलक्कड़ आदि शब्द बनते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहां पर जो शब्द तत्सम है वो है आपका सी, आम्र। आम्र संस्कृत का मूल शब्द तत्सम है, जिसका तद्भव आम होता है। कपूर का तत्सम कर्पूर, सुई का सूची होता है, और खिड़की का देशज होता है। यूपी आरओ 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील जो है यह आपका अरबी भाषा का शब्द है। वकील अरबी भाषा का शब्द है। अन्य प्रमुख अरबी शब्द अदालत, कानून, कुर्सी, किताब, अमीर आदि हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गमला और आल्पीन किस भाषा के शब्द हैं? तो ये आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। गमला, आल्पीन, अलमारी, चाबी, बाल्टी, पपीता आदि पुर्तगाली भाषा से हिंदी में लाए हुए शब्द हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चाय किस भाषा का शब्द है? तो यह आपका चीनी भाषा का शब्द है। चाय और लीची चीनी भाषा के शब्द हैं। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है आपका कि रेलगाड़ी शब्द है। तो ये रेलगाड़ी शब्द एक संकर शब्द है। इसमें दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक नया संकर शब्द बना है। रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी है। अगला प्रश्न है आपका कि अश्रु का तद्भव रूप क्या होता है? तो अश्रु का तद्भव रूप आंसू होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है देशज शब्द। जिन शब्दों की उत्पत्ति या स्रोत का कोई निश्चित पता नहीं होता है और जो स्थानीय बोलियों से हिंदी में आ गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा है, पगड़ी है, खिड़की है, थैला है। अगला प्रश्न है आपका कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। स्टेशन, टिकट, स्कूल, डॉक्टर आदि सीधे अंग्रेजी भाषा से हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विदेशी शब्द हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से तद्भव कौन सा है? तो तद्भव है आपका आधा। कूप, विद्या, व्योम ये आपके तत्सम शब्द हैं।
आधा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप अर्ध होता है। अगला प्रश्न है आपका कि रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो ये आपका जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है आपका कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। तो यहां पर जो भेद है संज्ञा का, वो है आपका भाववाचक। बुढ़ापा एक अवस्था या भाव का नाम है जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, अतः यह भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है आपका कि कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह आपका अनिश्चयवाचक है। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि इनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो यह आपका गुणवाचक है। मीठा शब्द अमरूद के गुण को बता रहा है। जो शब्द संज्ञा के गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यूपी टेट 2016 का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो क्रिया वाले प्रश्न बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके जाइएगा। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, अकर्मक। सोना, रोना, हंसना, उड़ना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं क्योंकि इनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है और क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है। तो कौन सो रहा है? राम सो रहा है, तो ये आपको मिल गया। क्या सो रहा है? तो यहां पर कर्म नहीं मिल रहा है, ठीक है, कर्ता मिल रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? तो ये आपका क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे शब्द चलता है, क्रिया की विशेषता रीति बता रहा है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण या ये धीरे धीरे जो है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक तो रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग ऋण। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो ये 5 भेद कौन से हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न है आपका कि आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, अवयव है, विशेषण है? तो ये आपका अवयव है। आहा एक विस्मयादिबोधक अवयव है क्योंकि इस पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह हर्ष, खुशी का भाव प्रकट करता है। बीपीएससी 2019 का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में गुणवाचक विशेषण है। पापी शब्द किसी व्यक्ति के दोष गुण को दर्शाता है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है आपका कि मैं अपना काम स्वयं करता हूं, मैं स्वयं कौन सा सर्वनाम है? तो यह आपका निजवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं यानी कि खुद के लिए करता है, जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद, ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यह आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। थोड़ा शब्द बीमारी की मात्रा यानी कि परिमाण बता रहा है, अतः यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है आपका कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द है कमल। अरविंद कमल का पर्यायवाची है। कमल के अन्य पर्यायवाची पंकज, नीरज, सरोज, जलज, राजीव आदि हैं। अगला प्रश्न है आपका कि स्थावर का विलोम शब्द है। तो स्थावर का विलोम शब्द है जंगम। स्थावर स्थिर रहने वाला का सही विलोम जंगम है। चलने, गतिशील रहने वाला होता है। और यह प्रश्न बहुत रिपीट होता है, तो ध्यान रखिएगा। हिंदी का एक और प्रश्न है जो काफी कंफ्यूज करता है लेकिन देखने में बहुत आसान होता है और जिसको आता है उसके लिए भी बहुत आसान होता है। अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो यहां पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। अनल का अर्थ आग होता है और अनिल का अर्थ हवा होता है। हवा यानी कि वायु। अगला प्रश्न है आपका कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दावानल या दावाग्नि कहते हैं। समुद्र की आग को बड़वानल और पेट की आग को जठरानल या जठाग्नि कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अज्ञ का विलोम क्या होता है? तो अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। अज्ञ यानी कुछ ना जानने वाला और विलोम का विज्ञ या प्रज्ञ, विशेष जानने वाला या विद्वान। अगला प्रश्न है आपका कि तुरंग शब्द का पर्यायवाची चुनिए। शार्दुल, वाजी, कुरंग या शश। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, वाजी। तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है और वाजी अश्व, है, घोटक भी घोड़े के पर्यायवाची हैं।
शार्दुल सिंह का और सुरंग हिरण का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है आपका कि कंज और कुंजर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कमल हाथी। कंज का अर्थ है कमल, कुंजर का अर्थ हाथी होता है, अतः सही युग्म कमल और हाथी है। किसका? कंज और कुंजर का। अगला प्रश्न है आपका कि जो सब कुछ जानता हो के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? तो है सर्वज्ञ। जो बहुत कुछ जानता हो, बहुयज्ञ। श्री गणेश का विलोम क्या होता है? इतिश्री होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। श्री गणेश का अर्थ होता है किसी कार्य का प्रारंभ करना। इसका विलोम इतिश्री होता है जिसका अर्थ है समाप्ति। अगला प्रश्न है आपका कि दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, दिवस और गरीब। दिन का अर्थ दिवस होता है, दीन का अर्थ गरीब या दरिद्र होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, उज्ज्वल। उज्ज्वल सही वर्तनी है, उत धन ज्वल। इसमें दोनों जा आधे हलंत होते हैं। यह सर्वाधिक बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहां पर अशुद्ध वर्तनी का चयन है आशीर्वाद। आशीर्वाद अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी आशीर्वाद होती है। सी पर दीर्घ मात्रा और वा पर रेफ। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। यह भी बहुत पूछा जाता है और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कवयित्री। कवयित्री कवि का स्त्रीलिंग शुद्ध वर्तनी है। अक्सर लोग कवयित्री लिख देते हैं जो कि व्याकरणिक रूप से गलत है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। अंतर्धान, अंतर्ध्यान या अंतर्धान या अंतर्ध्यान। तो इसमें से कौन सा सही है? तो यहां पर सही है आपका ऑप्शन ए, अंतर्धान। शुद्ध शब्द है अंतर्धान और अंतर्ध्यान लिखना बोलना अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो यहां पर जो शुद्ध वर्तनी है वो आपका ऑप्शन बी है, श्रृंगार। ये वाला सही होता है। श्रृंगार शुद्ध वर्तनी है। सा में केवल री की मात्रा लगती है, रा नहीं, अतः श्रृंगार शब्द अशुद्ध है। यूपी टेट 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो यहां पर जो शुद्ध वर्तनी का शब्द है वो है आपका ज्योत्सना। आधा ता और आधा सा और पूरा ना। ज्योत्सना का अर्थ है चांदनी। इसमें ता और सा दोनों आधे वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहां पर पूजनीय का जो शुद्ध वर्तनी है वो ऑप्शन ए सही है आपका, पूजनीय होता है। जहां पर भी पूज्यनीय लिखा हुआ मिले वो अशुद्ध होता है, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सन्यासी। सन्यासी सम धन न्यासी शुद्ध है। इसमें अनुस्वार और आधा ना दोनों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें सच्चिदानंद का पूछा गया है और यहां पर सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, सच्चिदानंद। सत धन चित धन आनंद, यह शुद्ध वर्तनी है इसकी, ठीक है। तो सच्चिदानंद हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, यहां पर भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है आपको और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, विरहिणी। विरहिणी विरहदन इड़ी शुद्ध रूप है और इसका अर्थ है वियोग में रहने वाली स्त्री। अगला प्रश्न है आपका कि पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो यहां पर अलग हो रहा है पत्ता और अलग होने का कारक जो से है वो अपादान कारक में होता है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है, अलगाव का भाव होता है, तो वहां अपादान कारक होता है। यहां पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है तो अपादान का परसर्ग है। अगला प्रश्न है आपका कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? यह प्रश्न आपका रिपीटेड हो गया है, विलोम शब्द पूछ लिया है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कवयित्री। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। अगला प्रश्न है आपका कि साधु का बहुवचन रूप क्या होता है? तो साधु का बहुवचन रूप साधु ही होता है। अकारांत उकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे साधु, मुनि, घर निर्विभक्ति रूप में एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं, जैसे साधु आ रहा है या साधु आ रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, पूर्ण भूत है या संदिग्ध भूत है? तो यहां पर आपका आसन्न भूत है। जब क्रिया भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी निकट समय में समाप्त हुई हो तो उसे आसन्न भूत कहते हैं। आसन्न का अर्थ है निकट। अगला प्रश्न है आपका कि नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नेता का स्त्रीलिंग रूप नेत्री होता है। नेता शब्द का स्त्रीलिंग नेत्री होता है, जैसे अभिनेता का अभिनेत्री, विधाता का विधात्री,
हे राम तुम कहां हो वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध है, अधिकरण है, संबोधन है या अपादान है? बहुत ही आसान है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता की बात है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, संबोधन। जहां किसी को पुकारने, बुलाने या सचेत करने का भाव हो वहां संबोधन कारक होता है। इसके चिन्ह हे, अरे, ओ होता है। अगला प्रश्न है आपका कि चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चिड़िया का बहुवचन होगा आपका चिड़िया, या कारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अनुनासिक चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, अतः चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। बताइएगा, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, संभाव्य भविष्यत या अपूर्ण वर्तमान? तो सही उत्तर है आपका सामान्य वर्तमान काल। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं तो क्रिया के वर्तमान समय के सामान्य रूप से होने का बोध कराते हैं, यह सामान्य वर्तमान काल है। अगला प्रश्न है आपका कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। तो कुर्सी पर, तो पर का अर्थ है यहां पर अधिकरण, में पर आता है। क्रिया का आधार सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह में और पर होता है। अगला प्रश्न है आपका कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका स्त्रीलिंग रूप दात्री है। दाता का स्त्रीलिंग दात्री होगा। संस्कृत के ता अंत वाले पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए त्री लगाकर बनता है। अगला प्रश्न है आपका कि राम पढ़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो राम पढ़ता है, ये इस प्रकार, ये सरल वाक्य है। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य यानी कर्ता और एक ही विधेय यानी क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, की से जुड़ा हुआ हो, तो वह मिश्र वाक्य होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहां पर जो शुद्ध वाक्य है वो कौन से हैं? मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है, आता है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी है। आनंद पुल्लिंग एक वचन शब्द है, अतः क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन आता है होगी। अगला प्रश्न है आपका कि जो मेहनत करता है वह सफल होता है, यह वाक्य कैसा है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या प्रश्नवाचक है? तो ये मिश्र वाक्य है। यह मिश्र वाक्य है क्योंकि इसमें वह सफल होता है प्रधान उपवाक्य है और जो मेहनत करता है उस पर आश्रित विशेषण उपवाक्य है। अगला प्रश्न है आपका कि शुद्ध वाक्य का चयन करिए। राम ने रोटी खाया, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाए या राम रोटी खाया? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। जब कर्ता के साथ ने परसर्ग लगा हो तो क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होती है। रोटी स्त्रीलिंग है, अतः क्रिया खाई होगी। ठीक है, जब ने परसर्ग लगा हो तो क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होती है। अगला प्रश्न है आपका कि पूर्ण विराम का प्रयोग कहां किया जाता है? तो वाक्य के अंत में। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के पूर्ण होने या अंत पर किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, अनेकों लोगों ने यह देखा, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, उसने अपनी गलती मान ली। तो यहां पर जो अशुद्ध है वो है आपका ऑप्शन बी, अनेक लोगों ने यह देखा। यह सही होगा इसका, क्योंकि अनेक स्वयं में बहुवचन है, इसका रूप अनेकों लिखना अशुद्ध होगा। अगला प्रश्न है आपका कि सूर्य अस्त हुआ और पक्षी अपने घोंसले में चले गए, यह वाक्य है। तो यह आपका संयुक्त वाक्य है। जहां दो स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण, समुच्चय बोधक अवयव और तथा किंतु परंतु से जुड़े हों तो वहां संयुक्त वाक्य होता है। अगला प्रश्न है आपका कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां ताजा गन्ने का रस बिकता है, यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है, ताजा रस गन्ने का बिकता है यहां गन्ने का रस बिकता है ताजा। यहां तो यहां सही है जो आपका वो है ऑप्शन बी, यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है। वीडियो 2018 का प्रश्न है, ताजा विशेषण रस के लिए प्रयुक्त होता है, गन्ना ताजा नहीं है, रस ताजा होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि अल्प विराम का प्रयोग कहां होता है? तो यह होता है थोड़ी देर रुकने के लिए।
वाक्य में जहां बहुत कम समय, थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना हो, वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यूपी टेट 2021 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि आसमान से गिरा खजूर में अटका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि एक मुसीबत से निकलकर तुरंत किसी दूसरी मुसीबत या विपत्ति में फंस जाना। अगला प्रश्न है आपका कि अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, मूर्खों के बीच थोड़ा अक्लमंद होना। जहां सभी मूर्ख या अज्ञानी हो, वहां थोड़े से ज्ञान वाले व्यक्ति को भी बहुत बड़ा विद्वान मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आंख का तारा मुहावरे का अर्थ है। तो बहुत प्रिय होना। आंख का तारा या आंख की पुतली होने का अर्थ है अत्यंत प्रिय या दुलारा होना, जैसे राम दशरथ की आंखों के तारे थे। अगला प्रश्न है आपका कि ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होना। जब किसी व्यक्ति की आवश्यकता बहुत अधिक हो और उसे बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु दी जाए, तब यह लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है आपका कि आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्रोध को और भड़काना। अगला प्रश्न है आपका कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है क्या? एक काम से दोहरा लाभ होना। अगला प्रश्न है आपका कि हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है आपका कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो बात सामने प्रत्यक्ष रूप से सत्य सिद्ध हो रही हो, उसके लिए किसी गवाह या प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका कि कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है आपका चुगली करना। कान भरने का अर्थ होता है किसी के खिलाफ गुपचुप तरीके से शिकायत करना या चुगली करना। अगला प्रश्न है आपका कि नाच न जाना आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है आपका कि अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरों या साधनों में दोष निकालना। जब व्यक्ति स्वयं काम करना नहीं जानता और अपनी नाकामी छुपाने के लिए परिस्थितियों या साधनों को दोष देता है। अगला प्रश्न है आपका कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 9 और 2 जोड़ना, भाग जाना, चुपचाप खड़ा रहना, 11 बजना। तो सही उत्तर है आपका भाग जाना। 9 2 11 होने का अर्थ है मौके से चंपत हो जाना या भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए, ये इसका उदाहरण है। तो आज का ये आपका 100 प्रश्नों का सेशन कंप्लीट होता है हिंदी, सामान्य हिंदी, व्याकरण हिंदी का, जहां पर आपने बहुत सारे पीवाईक्यूज देखे। बहुत आसान भी प्रश्न थे, मॉडरेट प्रश्न भी थे और डिफिकल्ट भी प्रश्न थे। हिंदी का जो इस तरीके का पेपर बनाया जाता है, उस तरीके के प्रश्नों को समाहित करने का पूरा प्रयास किया गया है और धीरे धीरे आपको अलग अलग तरीके के ये 100 प्रश्नों के सेट मिलते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी में सभी टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समायोजित किया जाए और आपकी तैयारी को बहुत आसान बनाया जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आज का ये सेशन पसंद आया है और आप चाहते हैं कि हम निरंतर ये सेशन लाते रहें, तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, वीडियो को हाइप करिएगा और वीडियो को लाइक कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। रही बात सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर चाहे यूपी SSC पीईटी एग्जाम 2026 हो, लोअर पीसीएस एग्जाम हो, सभी की तैयारी विधिवत हम आपको कराने वाले हैं और यहाँ से आपको बहुत सारा कंटेंट ऐसा मिलेगा जो आपकी परीक्षा में बहुत हेल्पफुल होगा। तो निरंतर प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए और संघर्ष ही आपका असली साथी है। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए और वहां पर अपने एग्जाम का नाम लिखिए, आपको पूरा कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।